नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईईसीपी ट्रीटमेंट के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनको ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। तो उन पेशेंट्स की कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है उन पेशेंट्स की जिनको आयोटिक इनिफिशियंसी है। आयोटिक इनिफिशियंसी का मतलब यह है कि ऐसे पेशेंट जिनकी आयोटिक वॉल्व में या तो लीकेज है या तो वॉल्व सिकुड़ गई है, जिसको हम कहते हैं या तो रिगर्जिटेशन है या किसी तरह का स्टेनोसिस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईईसीपी का जो काउंटर पल्सेशन है उसकी वजह से जब हमारी आर्टरीज के ऊपर काउंटर पल्सेशन डिलीवर होता है तो सारा का सारा जो ब्लड का प्रेशर है वापस लौट करके हमारे आयोटा जो आयोटिक वॉल्व है उसके ऊपर ट्रांसफर होता है। और अगर हमारी वॉल्व में पहले से ही लीकेज है या वॉल्व पहले से सिकुड़ गई है तो ये दबाव जब हमारी वॉल्व के ऊपर पड़ेगा तो ये हमारी वॉल्व को पहले से ज़्यादा खराब कर सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर किसी पेशेंट को के इकोकार्डियोग्राम में अगर उसका एरोटिक वॉल्व में किसी तरह का अगर लीकेज है या उसकी वॉल्व सिकुड़ गई है तो उन पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर मजबूरी में कहीं पे ईसीपी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती भी है, जहाँ पे बहुत माइल्ड रिगर्जिटेशन हो या माइल्ड स्टेनोसिस हो, उस केस में बहुत लो प्रेशर पे और किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद एक निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन ईईसीपी ट्रीटमेंट में आयोटिक इनफिशियंसी इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। दूसरी वो कैटेगरी है पेशेंट्स की जिनकी अभी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है। अगर किसी की कोई भी सर्जरी हुई है, चाहे वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, चाहे किसी ऑर्गन की कोई भी सर्जरी हो, तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। उनको डिपेंड करता है किस तरह की सर्जरी हुई है। कम से कम 3 से लेकर के 4 महीने के बाद ही ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट देने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अगर रिसेंट सर्जरी हुई है तो बॉडी में कहीं ना कहीं उसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब तक वो घाव पूरी तरह से भर नहीं जाता, हमारी बॉडी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डी डाइमर। डी डाइमर टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि हमारे बॉडी में किसी तरह के क्लॉट्स नहीं बन रहे हैं और हमारा जो घाव है पहले से भर चुका है। इसके बाद ही ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तीसरी कैटेगरी है उन पेशेंट्स की जिनको रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है तो ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को माइनर हार्ट अटैक हुआ है तो कम से कम 10 से 15 दिन, अगर किसी को मॉडरेट हार्ट अटैक हुआ है तो 2.5 से 3 महीने, और अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक हो चुका है तो भी कम से कम 5 से 6 महीने के बाद ही ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे केस में ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो पेशेंट को वहाँ पे चेस्ट पेन होने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट बन करके बॉडी की किसी दूसरी ऑर्गन में, चाहे लंग्स में या हमारे ब्रेन में या कई बार हमारे हार्ट में भी फंस के वो हार्ट अटैक भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए अगर किसी को रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है तो किसी ईसीपी एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर के कितने टाइम के बाद ईसीपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ये एडवाइस जरूर लें, इसके बाद ही ईसीपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी है वो है कंजेनिटल जो हार्ट डिजीज होती है, जिसको हम कहते हैं जो कि पैदाइशी हार्ट की बीमारियां हैं। उस केस में ईईसीपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। इसमें जो सबसे कॉमन एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं एएसटी, जिसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, जो कि हमारा पहला जो एट्रियम है, जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल हो जाता है, जिसको हम कई बार कहते हैं दिल में छेद भी हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स की जो बीमारी होती है वो बचपन में ही पता लग जाती है और इसका जो केवल उपचार होता है वो सर्जरी के थ्रू होता है। आजकल कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आ गए हैं, लेकिन अभी उसके बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एविडेंसेस नहीं है। लेकिन अभी तक जो एक वेल स्टेब्लिश ट्रीटमेंट है जो एएसटी का है वो है केवल और केवल सर्जरी है। तो ईईसीपी ट्रीटमेंट ऐसे केसेस में भी काम नहीं करता। जो अगली कैटेगरी है पेशेंट्स की जिनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। देखिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है? जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स तक ब्लड की सप्लाई करती है, अगर उस आर्टरी के अंदर हाइपरटेंशन हो गया, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। इसका पता कैसे लगता है? इसका सबसे सिंपल तरीका है, इकोकार्डियोग्राम में हम चेक करते हैं कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसकी कैविटी की साइज कितनी है। अगर उसकी साइज इनलार्ज होती है तो उस केस में पेशेंट्स को ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि ऐसे केस में अगर ईसीपी दिया जाएगा तो पेशेंट को जो सांस फूलने की तकलीफें हैं वो सिम्टम्स पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ऐसे केस में ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं तो समय के साथ क्या होता है, पेशेंट अपने आप राइट साइड हार्ट फेलियर भी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा अगर हम कंक्लूड करके बात करें कि जो बहुत सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट हो जाते हैं और इसको डिसीजन लेने का जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है इकोकार्डियोग्राम के थ्रू। इकोकार्डियोग्राम में हम सीधे सीधे देखते हैं अगर हमारा राइट वेंट्रिकल की कैविटी की साइज बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गई है, इसका मतलब पेशेंट को जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसे केस में ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए।
जो अगली कैटेगरी है पेशेंट्स की वो है प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे केस में ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो जो फेटल का ग्रोथ है उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है और जो बच्चा है उसमें कई तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ऐसे केस में ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगली कैटेगरी है पेशेंट्स की जिनको सीवियर एरिथमिया होता है, जिनकी पल्स मिसिंग होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर ईसीपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाए तो ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है कि मशीन अच्छे से रन नहीं कर पाती। कारण उसके पीछे ये होता है कि ईईसीपी मशीन का जो इनपुट है वो ईसीजी है। अगर पेशेंट को सीवियर एरिथमिया हो रहा है या उसकी जो पल्स रेट है वो जो बीट है वो मिसिंग है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम चाह करके भी ईसीपी ट्रीटमेंट ट्राई करेंगे तो ईसीपी ट्रीटमेंट हो नहीं पाता। ऐसे केस में कुछ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल यूज़ की जाती है। अगर पॉसिबल हो पाता है तो ईसीपी ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन अगर एरिथमिया कंट्रोल ना हो तो ज़बरदस्ती ईसीपी नहीं देना चाहिए। इससे पेशेंट को फायदे की जगह उल्टे नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता है, नॉर्मली एक रिकमेंडेशन ये होता है कि अगर पेशेंट का पल्स रेट अगर 120 के ऊपर है तो ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर पल्स रेट 100 के भी ऊपर होता है तो ईईसीपी मशीन में एक सेटिंग होती है जिसको हम 1:2 कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा हार्ट 2 बार बीट करता है तो हमारा जो ईईसीपी मशीन है वो 1 बार कंप्रेस करती है, क्योंकि 2 बार हार्ट के बीट करने में जब हम ईसीपी मशीन को 1 बार काउंटर पल्सेशन के लिए ट्रिगर करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी फीलिंग अच्छे से हो जाती है, जिसकी वजह से एक इफेक्टिव काउंटर पल्सेशन डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर किसी की पल्स रेट बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। उसको मेडिकेशन से या लाइफस्टाइल के थ्रू या बाकी जो नेचुरल तरीके हैं अगर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो जब तक वो पल्स कंट्रोल ना हो जाए तब तक ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। इसी तरह से ऐसे पेशेंट जिनका हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, जिनका ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर का लेवल 150/100 से ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। उनको पहले मेडिकेशंस के थ्रू या नेचुरल तरीके से या जो भी एक इंटीग्रेटेड तरीका हो उस तरीके से पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, और जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए उसके बाद ही ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके अलावा अगली कैटेगरी है पेशेंट्स की जिनको सीवियर एनीमिया हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईसीपी ट्रीटमेंट में हमारा जो बॉडी का ब्लड है वही बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में पहुंचता है, जिससे कि हमारे बॉडी के हर एक वाइटल ऑर्गन्स को पहले से ज़्यादा ब्लड मिलने लगता है। अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा होगा, सीवियर होगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बहुत कम होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा ब्लड सप्लाई तो होगा, लेकिन ब्लड सप्लाई होने के बाद क्या होगा, जो बॉडी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो हो नहीं पाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आउटपुट मिल नहीं पाएगा। तो उस केस में ज़रूरी ये होता है कि पहले पेशेंट्स का एनीमिया ठीक किया जाए, ज़रूरत पड़े तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो किया जा सकता है, और जब पेशेंट का एनीमिया खत्म हो जाए, जब उसका हीमोग्लोबिन लेवल रीस्टोर हो जाए, एक अच्छे लेवल पे आ जाए, उसके बाद ईसीपी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। पर अगर किसी को सीवियर एनीमिया है तो ऐसे पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी है पेशेंट्स की वो है जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। बॉडी में किसी भी ऑर्गन में अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो या बाहरी ब्लीडिंग हो रही हो, क्योंकि अगर हम ईसीपी ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स को देंगे तो उनकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो सीवियर हो जाएगी और उसकी जगह उल्टे हमें फ़ायदे होने की जगह नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर किसी को हमको ईसीपी ट्रीटमेंट देना है तो किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो पहले उसको ठीक करें, जब वो ठीक हो जाए उसके बाद ही ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है पेशेंट की जिनको रीसेंट आयोटिक या सेरेब्रल एन्यूरिज्म हुआ है। बेसिकली ये होता क्या है कि अगर हमारा जो आयोटा है, आयोटिक की अगर इनर लाइनिंग में किसी तरह का डैमेज हो जाता है या वहाँ पे एक तरह का बल्ज बन जाता है, या हमारी सेरेब्रल किसी नर्व में अगर इस तरह का कोई बल्ज बन जाता है या कहीं पर डैमेज हो जाता है, उस केस में अगर ईसीपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, रीसेंट का अगर कोई केस है तो वो एक अनस्टेबल केस होता है। वहाँ पे अगर हम ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट बन सकता है और उस साइड को वो डैमेज कर सकता है, जिससे पेशेंट को फायदा होने की जगह उल्टा नुकसान हो जाएगा। और अगर किसी पेशेंट को रीसेंट ऐसा केस हुआ है जिसको आयोटिक या सेरेब्रल एन्यूरिज्म हुआ है तो पहले वो स्टेबल हो जाए, उसकी एक बार हीलिंग हो जाए, वो एक बार रिपेयर कर जाए, इसके बाद पेशेंट को ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर ये रीसेंट का केस है तो ऐसे पेशेंट को ईसीपी ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है पेशेंट्स की जिनको डीवीटी है, जिसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या इसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे लेग से या बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन से अगर कोई ब्लड का क्लॉट आकर के हमारे लंग्स में जमा हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है सांस फूलने की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए ईसीपी ट्रीटमेंट देने से, क्योंकि अगर ऐसे केस में हम पेशेंट को ईसीपी भी देंगे तो इससे होगा क्या कि जो हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे लंग्स में जा रहा है और लंग्स के बाद जब वो प्योर होकर के हमारे जो लेफ्ट
एट्रियम और लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन रहा है, तो ये जो प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है हमारे ऑक्सीजन का और न्यूट्रिशन का हमारे लंग्स में, तो इसकी वजह से जो हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया उसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो ईसीपी के जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए ईसीपी ट्रीटमेंट लेने से।